नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। गुरु मंत्र हमारी इस श्रृंखला में आज हम बातचीत करने जा रहे हैं वरिष्ठ मीडिया शिक्षक और पत्रकार डॉक्टर गिरिजा शंकर शर्मा से। डॉक्टर गिरिजा शंकर शर्मा से जब भी आप मुलाकात करते हैं, उनके पास कहानी किस्सों का ऐसा पिटारा है कि आप सुनते ही रह जाएंगे। जीवन के, समाज के उस परिदृश्य को आप इतनी निकटता से, संवेदनशीलता से देखते हैं और उसको जिस तरह से आप डिस्क्राइब करते हैं, आप उस पूरे उनके विवरण में कहीं खो जाते हैं। तो ऐसे ही कहानी, किस्से और शिक्षा के धनी हमारे आत्मीय मित्र, जिनका मेरे साथ लंबा जुड़ाव रहा, हमारे विश्वविद्यालय के साथ लंबा जुड़ाव रहा, ऐसे ही डॉक्टर गिरिजा शंकर शर्मा से आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं। शर्मा जी, बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नए वर्ष की शुभकामनाएं। हाँ जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शर्मा जी, हमारे इस चैनल में आज हम आपसे बातचीत करेंगे आपके व्यक्तित्व के कुछ पहलुओं पर। जी सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे जी कि आपका बचपन कहाँ बीता, आपके परिवार की परिस्थितियां। मूल रूप से मेरा संकेत आपके पेरेंट्स की ओर है। उनका आपके व्यक्तित्व के विकास में किस तरह का प्रभाव पड़ा। तो अपनी शुरुआत करेंगे हम आपके उस बाल्यकाल से, प्राइमरी क्लासेस से। जब आप जीवन के 6 दशक पूरे करने के बाद पीछे झांकते हैं, तो अपने उस बचपन को कैसे देखते हैं? ये मेरा सौभाग्य है कि हमारे पेरेंट्स पास के ही, हम आगरा में रहते हैं और आगरा मुगलों की राजधानी रहा। उसने पूरे सारे संसार में एक ऐसा सेंटर पॉइंट था जहां सेंटर पॉइंट से सारी दुनिया की चीजें कनेक्ट होती थीं। और ये मेरा एक तरह से ये मेरा अब पक्का विश्वास है कि व्यक्ति का कुंडली नहीं होती है, उस स्थान की भी कुंडली होती है जो आपको पुकारता है, आपको बुलाता है, और स्थान अपने आप बुला लेते हैं। और मैं यहाँ पर निवेदन करना चाहूंगा कि आगरा में ही, आगरा से करीब 15 किलोमीटर दूर हमारा पैतृक गांव था, और जहां हमारे पिताजी शिफ्ट होकर के जब शहरों का तरफ गांव से लोग जाना चाह रहे थे, तो वो शिफ्ट होकर के आगरा शहर में आए। जिला आगरा ही था। और जी हमारे जो बाबा थे वो 3 भाई थे। उनमें एक स्वतंत्रता सेनानी थे और एक रंगून तक जाकर के अपना वाद्य यंत्र बजाते थे और फिर गांव लौट करके आते थे। और पुराने लोग बताते हैं कि उन्हीं की धुन को चुरा करके मेरे पिया गए रंगून, वहां से आया टेलीफोन, लोगों ने बाद में उसको चुरा लिया। अब चूंकि ना तो हमारे पास उसका कोई शाब्दिक रिकॉर्ड है और ना ही कोई एविडेंस है, ना ही हम कोई क्लेम करने जा रहे हैं, लेकिन जो तत्कालीन लोग हैं, पुराने लोग हैं, हमारी पीढ़ी के लोग हैं, वो सब ये बताते हैं। और जो मैं ये और भी कहना चाहूंगा, आगरा को लोग ताजमहल की वजह से जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आगरा ताजमहल से भी ज्यादा जो सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट है, वो जैन धर्म का सेंटर पॉइंट है, शैव धर्म का सेंटर पॉइंट है। या आगरा में एक बटेश्वर बाहा है, जहां 2 तीर्थंकरों का जन्म स्थान है। बाहा, जहां पर आपने कभी नाम सुना हो, बटेश्वर, जहां जन्म स्थली है हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की। वो जी जैनियों का सोरीपुर बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है।
तो आगरा को लोग मुगल से नहीं समझते हैं। मुगल से पहले वहां एक बहुत बड़ा सेंटर था जैन धर्म का, और जैन धर्म के साथ में ही आप देखिएगा आगरा के चारों तरफ 4 कोनों पर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम 4 बड़े शिव मंदिर हैं, और केंद्र में एक शिव मंदिर और है। इस तरह से जो आगरा का पूरा इतिहास है, मुगलों का इतिहास तो है ही, पर मुगलों के बाद में इसको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया वो ब्रिटिश सरकार ने दिया। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आगरा एक इंडिपेंडेंट स्टेटस में रहा, डायरेक्ट रूल अंडर द ब्रिटिश एम्पायर। और 1858 में यहाँ पर जो क्रांति हुई थी, स्वतंत्रता सेनानियों की क्रांति हुई थी, उसमें गांव-गांव के लोगों ने भाग लिया था। और आगरा के लाल किले में जहाँ पर बाबर की डेथ हुई, अकबर की डेथ हुई और बड़े-बड़े लोगों की डेथ हुई, वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी डेथ हुई, और वो विद्रोह से इतना डर गया था कि वहीं डेथ हुई। और फिर उसके बाद में काफी लोग पागल हो गए थे, तो आगरा में उसी समय एक पागल खाने बनाने की बात पर ध्यान दिया गया, और आगरा का पागल खाना तभी बनाया गया था ब्रिटिश लोगों के इलाज के लिए। अब मैं बड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, संक्षिप्त में, क्योंकि समय की भी सीमा होती है। यहाँ सिंधिया साहब का शासन रहा, सिंधिया साहब की कोठी भी है, वो कभी किले में नहीं रहे, और यहाँ छावनी क्षेत्र में उनका डेरा पड़ता था। और फिर उसके बाद में सेकंड वर्ल्ड वार में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसकी आर्मी का और स्पेशली एयरफोर्स का हेडक्वार्टर था, जो एक्सिस फोर्सेस से और एलिस फोर्सेस के बीच में लड़ाई हो रही थी। एक तरफ जापान था, जर्मनी था, एक तरफ इंग्लैंड था, और बाकी लोग थे। तो उस अमेरिका भी उसमें ज्वाइन किया था। तो वहां आगरा ही उसका सेंटर पॉइंट था। और उनके बच्चों की फिर पढ़ाई के लिए यहाँ पर जो कॉन्वेंट स्कूल खोले गए, कोई 150 साल पुराना है, कोई 200 साल पुराना है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अकबर के समय यहाँ पहली बार ईसाई का जेsuit मिशन आया, और उनके लिए यहाँ पर एक चर्च बनाया गया, अकबरी चर्च आज भी मौजूद है। तो कहने का मतलब ये है कि गांव में जो छोटे छोटे क्रांतिकारी थे और जिनका कोई बहुत पहचान नहीं थी, वो सब आते रहे जाते रहे। उस दौड़म दौड़ में हमारे परिवार की जमींदारियां थी वो छिन्न भिन्न हो गई। लोकल जमींदारों का और बाकी लोगों का बहुत नियंत्रण था। तो हमारे पिताजी अपने छोटे भाई के साथ में आगरा किले के पास ही, आगरा किले से हम रेड फोर्ट से 1 किलोमीटर दूर एक जगह है बालूगंज, जो कर्नल वॉल्यू के नाम पर बनी थी, वॉल्यूगंज। और कर्नल वालूगंज के नाम से एक इलाका है, वहां हम आकर के शिफ्ट हुए। और वालूगंज के नाम से एक शिमला में भी जगह है बालूगंज, तो वो कर्नल वॉल्यू थे, उनके नाम से है। और आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि पिछले जन्म से लेकर के मेरा यहीं जन्म हुआ बालूगंज में ही, और जन्म होने के बाद में हम लोग तब से यहीं रह रहे, इसी इलाके में। बालूगंज के इलाके में 2-3 मकान शिफ्ट हो गए हैं, और पर रहे उसी इलाके में रहे हैं। और हमारे सामने ही 150 साल पुराना सेंट जॉर्जेस स्कूल है, सेंट कॉन्वेंट ऑफ जेसस एंड मैरी स्कूल है, जिसकी विश्व भर में शाखाएं हैं। एंथनी स्कूल कराची के अडवाणी जी भी पढ़े हुए हैं, लाल कृष्ण अडवाणी जी, और उसी की एक शाखा आगरा में भी है। तो कहने का मेरा मतलब है कि आगरा इज ए कॉस्मोपॉलिटन सिटी रहा है। और पारसियों की दृष्टि से, आज तो आप बंबई में हैं, बंबई के लोगों से पूछिए, आगरा में पारसी लोगों का बड़ा शानदार
इतिहास रहा है। आगरा में जितने भी दारू वाला, सोरी वाला, पारदी वाला, आगरा में बहुत पादरी थे। उनका एक अंतिम स्थान का कब्रिस्तान भी आगरा में ही है। और आगरा से चूंकि वो ट्रेड की दृष्टि से और कॉस्मेटिक्स की दृष्टि से इन ऑल रेस्पेक्ट इतना बड़ा हुआ था कि सारे पारसियों का यहाँ प्रमुख स्थान था। आज आगरा में सिर्फ एक पारसी परिवार रह गया है। एक पारसी में भी एक महिला है, डॉक्टर रति खम्बाटा, जो 80 के आसपास हैं, और एक और सज्जन है। 2 लोगों की मेरी जानकारी में है, उनकी यहाँ धर्मशाला भी है। तो कुल मिलाकर के नटशेल में यही है कि लेकिन आगरा शर्मा जी, एक, जैसा आपने कहा कि आगरा एक ऐतिहासिक नगरी, धार्मिक नगरी, केवल ताजमहल नहीं बल्कि जैन और शैव धर्म के विकास या उसका भी एक प्रमुख केंद्र रहा। और जिस तरह से जबरदस्त जबरदस्त जिस तरह का जबरदस्त। आपने बताया, तो निश्चित रूप से जब आपने इस सारे परंपराओं को कहीं पढ़ा, महसूस किया, और आपका परिवार जिस तरह से स्वाधीनता आंदोलन से भी जुड़ा रहा, आपने जी अपने बाबा को याद करते हुए बताया कि किस तरह से रंगून तक वो पहुंचे थे। तो ये सारा जो एक पूरा जो टोटलिटी में जो प्रभाव है, वो जी किस तरह से आपके उस बचपन पर पड़ा? अभी तो आपने इन सारी चीजों को आप देख रहे हैं एक परिपक्व उस दृष्टि से विचारक के रूप में, लेकिन जब वो नन्हा गिरिजा शंकर जो अपने जी माता पिता और दादा दादी की गोद में खेलता था, जैसा आपने जी बताया कि बालूगंज जो कर्नल के नाम से ही बना था, तो जी एक एक ऐतिहासिक जगह पर रहने का आपको मौका मिला। तो ये जी थोड़ा सा बताइए कि आपके पिताजी क्या व्यापार में लगे हुए थे या उस समय नौकरी कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने तो गुलाम भारत का जो दौर है वो भी एक तरह से देखा है। जी तो जी जी। हाँ, तो मैं किस तरह ये से? बताना जी चाहूंगा कि मैंने अपने बाबा को तो कभी नहीं देखा और जी। ना ही दादी को देखा, हम्म। और पिताजी को ही मैंने देखा। पिताजी जब यहाँ आगरा में शिफ्ट हुए थे तो उन्होंने बिजली कंपनी में कोई छोटी मोटी नौकरी कर ली थी। फिर बाद में किसी बात पर किसी अंग्रेज से उनका विवाद हो गया, तो फिर उन्होंने नौकरी छोड़ दी। फिर बेसिकली हम लोग किसान लोग थे, पर किसान का मामला छोड़ करके यहाँ पर पिताजी शिफ्ट हो गए थे। तो फिर उन्होंने यहाँ पर जब नौकरी नहीं रही और शादी के बाद में परिवार हो गया, तो परिवार के साथ में उनके साथ एक छोटे भाई थे, वो भी आगरा में ही आ गए थे, और एक बड़े भाई थे, वो गांव में रहते थे। फिर उन्होंने यहाँ पर आटा चक्की का व्यवसाय किया और आटा की एक चक्की लगाई। ये आटा चक्की का जो व्यवसाय है वो एक तरह से हमारे परिवार में कई लोगों का व्यवसाय रहा है। तो चूंकि जो आदमी जिस चीज को जानता था, जिसमें ज्यादा पहले से ही एक स्थिति थी, तो आटा चक्की उन्होंने बनाई। और उस समय की आटा चक्की आज की आटा चक्की से बिल्कुल अलग होती थी। आटा चक्की का मतलब था लोगों के मिलन जुलन का स्थान। आज तो सब पॉली पैक में मंगाते हैं, फोन करने पर आ जाता है। पहले लोग गेहूं को धुला करके लाते थे, फिर वहां पर सेंटर ऑफ कम्युनिकेशन बहुत बड़ा आटा चक्की हुआ करती थी, और हम लोग ये बता देते थे कि ये आदमी की वित्तीय स्थिति कितनी है, इसके घर में कितने गेहूं कितने बार पिस रहे हैं, कौन सी क्वालिटी का खाना खा रहा है। तो हम उसका आकलन, उसकी वायबिलिटी इससे टेस्ट कर लिया करते थे कि इसकी स्थिति में कड़क चल रही है, इसकी स्थिति अच्छी चल रही है, ये खुद आटा पिसाने आ रहा है या नौकर आटा पिसाने आ रहा है, और ये उसमें कितना गेहूं कौन सी क्वालिटी का ले रहा है, और गेहूं में भी कौन सा चना डलवा रहा है कि नहीं डलवा रहा है, हेल्थ कॉन्शियस कितना है। तो इस तरह का मैटर ऑफ कम्युनिकेशन ज्यादातर आटा चक्की, पान की दुकान और बायोवर्क, ये 3 बहुत बड़े कम्युनिकेशन के सेंटर हुआ करते थे, जहां सभी तरह के लोग, गरीब भी अमीर भी, ये तीनों लोग जाते थे। उसमें चौथा कम्युनिकेशन सेंटर है, वो मंदिर मस्जिद है। पर आटा चक्की, बार्बर शॉप एंड पान की दुकान, ये किसी जाति धर्म से बंधा हुआ नहीं है। तो वहां सभी संप्रदाय, सभी वर्ग के लोग आते जाते रहते थे। तो हमारे पिताजी का आ, उस काम में करते करते बहुत लोगों से जनसंपर्क भी बढ़ा, लोगों की सहभागिता भी बढ़ी। कभी कभी किसी के
परेशानी में है। उन्होंने कहा पढ़ी 2 किलो आटा चाहिए आज, मैं कल दे जाऊंगा, या किसी ने कुछ कहा, तो वो एक सामाजिक समरसता के साथ में काम होने लगा। और उस सामाजिक समरसता के साथ में हम भी शामिल हो गए। और मैं आपको ये बताऊं कि मैंने भी अपनी युवावस्था में आटा चक्की पे बहुत दिनों तक आटा पीसा। और उस जमाने में बहुत सस्ती पिसाई की रेट हुआ करती थी। जब पिताजी व्यस्त होते थे या कहीं गाँव वाँव चले जाते थे या किसी व्यस्तता में, तो मैं ही उनकी आटा चक्की को देखता था, मैं उसको चलाता भी था। और फिर तो जब आप अब आटा चक्की देखते थे तो आपकी उम्र कितनी होगी उस समय, मतलब आप समझ लगभग? लीजिए जैसे ही एक मैं हम लोग 3 भाई 3 बहन थे, मैं सबसे बड़ा था। और जब मैं साथ ही साथ में जब प्राइमरी में ही पढ़ता था, प्राइमरी चुंगी के स्कूल में, मुझे याद है 7 पैसे महीने की फीस थी, क्योंकि मेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं कॉन्वेंट स्कूल में जाऊं और बड़े स्कूल में जाऊं या कहीं और जाऊं। तो वहीं जा कर के एक पास में ही हमारे चुंगी का स्कूल है, जो अभी भी है, और बेसिक म्युनिसिपैलिटी का स्कूल, उसमें भर्ती करा दिया था उन्होंने। तो पहले बड़ी इज्जत हुआ करती थी। और वहीं के जो पंडित जी थे, प्रिंसिपल साहब थे, उन्होंने अपने हिसाब से डेट ऑफ बर्थ लिख दी। और वो डेट ऑफ बर्थ अभी भी चली आ रही है। ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ वही है जो उन्होंने लिख दी थी। फिर उसके बाद में वहां पर जाने के बाद में फिर अपने दुकान पर बैठ जाना। मैं समझता हूँ कि मैंने 8-9 साल में ही पिताजी के साथ, अब घर पे क्या करता, अच्छा घर में पानी की लाइन नहीं थी, तो पानी के लिए दूर कनेक्शन था, करीब 100 मीटर पर, तो पानी भी भरना पड़ता था। तो कभी पिताजी भरते थे, कभी लाइन लगती थी पानी की लाइन पर, बड़ी लाइनें लगा करती थी। तो उन्होंने कि ये बच्चा है तो तब तक तुम दुकान पे बैठो, हम पानी भराते हैं। बिजली नहीं थी तो लैंप पे जला करती थी, और मिट्टी के तेल की भी बड़ी किल्लत हुआ करती थी। तो हम लोग तो लैंप में ही बने हैं, लालटेन में भी पड़े हैं। और उसके बाद में जब बिजली आ गई तो फिर बिजली लग गई। और फिर एक ऐसा दौर आया कि पूरी गली में हमारे पास टेलीफोन आया, तो पूरी गली का टेलीफोन एक्सचेंज हमारा घर बन गया था। क्योंकि वो बात की बात है जब हम अमर उजाला में नौकरी करने लग गए थे। तो जैसा कि आपने पूछा, आरंभ से ही मुझे अच्छी तरह से पूरा नहीं, अनुभव लेकिन रहा। शर्मा जी आपकी इस बातचीत को सुन करके न जाने जीवन के कितने पृष्ठ खुलते चले जा रहे हैं, और जी बहुत कुछ जी साम्यता मैं अपने जीवन से भी देखता हूँ। जैसे आपने गेहूं की बात की, उस समय जी मंडी में जाकर के गेहूं साल भर के लिए खरीद लेते थे, फिर जी आसपास के पड़ोसी आते थे, वो गेहूं जी के वो उसमें से कचरा बीनते थे, फिर उसे जी वो जी जो जी कोठियां होती थी उसमें भरते थे, फिर पीपे में भर के पिसाने जी। जाते थे। तो वो एक पूरी जीवन यात्रा को आपने बहुत ही मैं कह रहा हूँ कि रोचक ढंग से प्रस्तुत किया। और अरे ये भी साइकिल पे देखिए लाते एक, थे साहब, साइकिल पे जी, लाते थे। हाँ हाँ, साइकिल के लोग वहाँ पीछे, कभी कभी बिल्कुल कभी बिल्कुल। कभी बोझ और सिर पे लाते थे, जो घी का कनस्तर हुआ करता था, उसको कटवा करके उसको ठीक करके उसी पे रंग लेके आते थे। बिल्कुल, मेरा तो ये भी अनुभव है कि साइकिल से गिर भी गया एक दो बार पीपा। हाँ हाँ हाँ, वो बड़ा चैन कॉमन था। यदि लूज होता था, तो उस समय की बड़ी रोचक कहानियां हैं। लेकिन आज की पीढ़ी यदि आपकी इस कहानी को सुने तो उन्हें महसूस होगा कितना जी संघर्ष उस समय था। देखिए, बिजली नहीं, पानी के लिए इतनी दूर जाना पड़ता था, घंटों लाइन में लगना पड़ता था। तो एक जी जी साधारण से परिवार में जन्म लेकर, जहां आपके पिताजी एक विद्युत कंपनी में काम करते थे, अंग्रेजों से क्लैश होने पर नौकरी छोड़ दी, अपना व्यापार शुरू किया। तो ऐसे दौर में जब आप प्राइमरी क्लास से आपने म्यूनिसपैलिटी के स्कूल में आप पढ़े, जब आप हायर स्कूल में, मतलब हायर स्टडीज की ओर जाते हैं, मेरा मतलब स्कूल में 6, 7, 8, 9, 10 वाली जब बात करते हैं, तब आपने कौन से विषय लिए और किसने आपको गाइड किया? या आपकी स्वयं की इच्छा थी, या अनायास जैसा प्रिंसिपल साहब ने कह दिया या मार साहब ने कह दिया आपने सब्जेक्ट ले लिया? मैं 5वीं तक तो बेसिक स्कूल में ही पढ़ा, चुंगी वाले में। जी जी और उसके साथ के मेरे उस जमाने के लोग हैं, आज बहुत अच्छे अच्छे कार्डियक सर्जन हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह पर हैं। तो हम लोग मिलते हैं तो पुरानी बातें याद करते हैं, यार देखो हम लोग कहाँ से आए, कैसे आए। जी जी। और फिर पास में ही उसके अ,
बेसिक स्कूल के पास में ही एक इंटर कॉलेज था जिसका नाम बहुत फेमस था, और आगरा के प्रथम स्तरीय तो मैं नहीं कहूंगा, पर हाँ प्रथम स्तरीय के अंतिम मतलब जैसे फर्स्ट 5 कहें तो फर्स्ट 5 में वो 5वें नंबर पर ही रहा होगा, क्योंकि एक तो वो हमारे घर के पास था और गवर्नमेंट कॉलेज दूर था, और गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला मिलने के लिए भी बड़ा सिफारिशें लगती थी, और एक ही गवर्नमेंट कॉलेज था। फिर सबसे बड़ी कौन लाता कौन ले जाता, तो घर के पास था, वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो वहीं हुबलाल इंटर कॉलेज है। कभी आप आगरा आए और ताजमहल की तरफ जाएं, लाल किले की तरफ जाएं, तो लाल किले से वो 500 मीटर की दूरी पर ही मेन रोड पर ही है, अभी भी है। हालांकि अब वो जैसे कि शिक्षा की व्यवस्था में है, वो इस समय की वही व्यवस्था है जो गवर्नमेंट के स्कूल की, और उस जमाने में बहुत अच्छा कॉलेज था जिसका नाम हुबलाल इंटर कॉलेज था, और उससे निकले हुए लोग बहुत साइंटिस्ट, डॉक्टर, बिजनेसमैन अपनी अपने स्थानों पर बहुत अच्छे बने और बहुत अच्छे गए। और शुरू में हमने हाई स्कूल वहीं से किया, 10th जिसे कहते हैं, और 10th में हमने साइंस और बायोलॉजी का स्टूडेंट था मैं। और एक ये था, सबको ऐसा लगता था कि डॉक्टर उस जमाने में बड़ा नामी ग्रामी आदमी हुआ करता था, तो सबकी इच्छा थी कि डॉक्टर बन जाए। हम समझते भी नहीं थे कि डॉक्टर के लिए साइंस बायोलॉजी लेनी है। अब वहाँ कुछ लोगों ने लिया, हमें उतनी समझ नहीं थी, पर ना पिताजी को थी उन्हें कि भाई ठीक है पढ़ रहा है, कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। तो चूंकि वो तो घर के पास था स्कूल, सब लोग जानते थे, तो हमने 10th वहीं से किया साइंस बायोलॉजी से, और इंटर भी वहीं से, 12th भी वहीं साइंस बायोलॉजी से किया। और बीच बीच में हम लोग उड़ी मार करके लाल किला देखने चले जाते थे। एक बार लाल किले की खाई में चले गए, एक बार हमने वहां पर 2-4 रुपए दे करके अकबर की कालीन के जो चमेली बुर्ज से होकर के लाल किले के अंदर फांसी घर है वहां चले गए। वहां कम से कम 1-2 लाख चमगादड़ें थी, तो वो दृश्य देख करके बड़ा वो हुआ। तो वो जो कर्मचारी ले गया था, तो वो उसे तो बस एक 98 या 1 रुपये ही मिलना था, पर वो इसी में खुश था। पर हमने देखा कि वो सब किस तरह से अंडरग्राउंड लाल किले के अंदर आगरा के रेड फोर्ट में, जहाँ शाहजहां को कैद किया गया, अकबर ने बनवाया, और वहाँ सारा का सारा एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे फांसी दी जाती थी, कैदियों को कैसे रखा जाता था। अब वो चीजें बंद है आजकल, तो पर हमें तो जानकारी है। और उस जमाने में भी 70% आर्मी के अंडर में था, ब्रिटिश आर्मी ने ले लिया था उसको। और अभी भी तो अब आप देखिए कि वहाँ एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जो उस समय आगरा में थे, उनकी कब्र लाल किले में ही बनी हुई है, जबकि आगरा में अकबर भी मरे, बाबर भी मरे, और बाकी लोग भी मरे, उनमें से किसी की नहीं है, पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की दीवाने आम के बाहरी कब्र बनी हुई है। और जिनके जो पागल होने के साथ ही अंडर 50 एज में डेथ हुई थी, लुनेटिक हो गए थे, उन्होंने क्रांति में बड़ी भीभत्सता देखी थी। खैर वो एक अलग जो मैंने आपको बताया किस्सा है। तो 10th आपने साइंस में की और 11th में भी साइंस थी आपके पास? हाँ, 10th में भी, 11th में भी और 12th में भी। आपके समय में 12th आ गया था या जी आपके समय में 12th क्लास थी या 11th के बाद कॉलेज में आ जाते थे? नहीं, 12th क्लास थी साहब। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे यहाँ यूपी में हाई स्कूल 10 अच्छा 10+2+2 की शिक्षा पद्धति थी उस समय। ओके। तो जब तो 12th 10 तक प्लस आपने टू साइंस प्लस पढ़ी, टू जी, तो आपने फिर पीएमटी का एग्जाम दिया या मेडिकल में जाने का क्या प्रक्रिया थी उस समय आपके? हाँ, मैंने पीएमटी का इम्तिहान दिया, मेडिकल के लिए दिया, जी और मेडिकल में मेरी इच्छा थी, पर पारिवारिक स्थितियां थी, तो वो उसके लिए कोई खास कोचिंग वोचिंग नहीं हुई आर्थिक स्थिति की वजह से। पर चूंकि जी सब लोग जाते थे, साथ के लोग भी जाते थे, तो कुछ दिन हमने कर ली। जहाँ कुछ दिन के लिए कोचिंगों में था कि 1 हफ्ते फ्री है, तो फ्री वाला तो हम ज्वाइन कर लेते थे। फिर पैसे की बात आती थी तो एक आध सब्जेक्ट में ही पैसे देते थे, फिर बाकी नोट्स वोट्स। और एक बार यहाँ हमारा नंबर भी आ गया था,
पर वो उस साल के पीएमटी में कुछ और घपला हो गया था कि भाई और रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया था, तो उस वजह से वो सारी की सारी चीजें डिस्टर्ब हो गई। हमने कोशिश काफी की थी, और इसीलिए जब हमने आगरा कॉलेज में, यहाँ का जो आगरा कॉलेज है वो 1823 का कॉलेज है, 201 साल पुराना। उसमें हमने बीएससी में एडमिशन लिया, और यहाँ से हम लोगों ने, उसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। चौधरी चरण सिंह इसके स्टूडेंट रहे, सर तेज बहादुर सप्रू स्टूडेंट रहे, और महाराजा सिंधिया के एक ज्योतिषी थे गंगाधर जी, वो पुरोहित का काम करते थे, पांडित्य का काम करते थे। उन्होंने एक पाठशाला के रूप में इसको चालू किया था, और आरंभ में ये हिंदुस्तान की प्रथम यूनिवर्सिटी कलकत्ता यूनिवर्सिटी से अटैच था। बाद में ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अटैच हुआ, और फिर जब हमारी आगरा यूनिवर्सिटी 1927 में बन गई, तब ये फिर आगरा यूनिवर्सिटी से अटैच हुआ। इसकी छात्र संख्या 10,000 से 15,000 रहती थी, और देश के बड़े कॉलेजों में इसका नाम था। यहीं से मुलायम सिंह यादव पढ़े, और यहीं से सरसंघ कारवा हैं, अपने शर्मा जी, कृष्ण गोपाल जी, वो यहीं के स्टूडेंट। कहने का मतलब है कि वो आसपास के जितने प्रदेशों के लोग थे वो सब यहीं आते थे। आगरा में जो बड़े कॉलेजों में, जिनका नाम है आगरा कॉलेज नंबर 1, नंबर 2 पर 1885 में आरबीएस कॉलेज, जिसे राजपूत कॉलेज कहते थे, और तीसरा सेंट जॉन्स कॉलेज, वो 1858 का है, जिसमें अंग्रेजों का था। पर आगरा कॉलेज में भी जो प्रिंसिपल था और सारी कमांडर रहती थी, वो उस जमाने में सब ब्रिटिशर से प्रिंसिपल बना करते थे। तो हमने बीएससी में वहां एडमिशन ले लिया था, बीएससी प्रीवियस में। पर साथ में हम कंपटीशन के लिए जाते थे। आजकल की तरह डमी कॉलेज तो थे नहीं, तो कंपटीशन के लिए हम कोचिंग में जाते थे। तो बीएससी में हमारी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई। शॉर्ट होने की वजह से हमको एक एग्जाम तो हमने दे दिया था, पर बाद में कहा इनकी तो अटेंडेंस शॉर्ट है। तो फिर वो उस समय सख्ती थी काफी, तो फिर हम बीएससी से च्युत हो गए और बीएससी नहीं कर पाए। फिर हमने कहा ठीक से पूरी तरह से कंपटीशन ही देंगे, और कंपटीशन के साथ में फिर हम आर्ट साइड में हमने प्राइवेट फॉर्म भर दिया। उस समय प्राइवेट में हमने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिंदी लेकर के, क्योंकि हम इसको ऐसे ही पढ़ कर निकाल सकते थे। तो फिर हमने तो आर्ट शर्मा साइड जी, की जब स्ट्रीम में आप आए। डॉक्टर बनने का एक उस समय संयोग था कि आपने साइंस लिया, जी फिर जब आप आर्ट्स में आए, उस समय आपके मन में कोई उधेड़ बुन थी कि मुझे जीवन में आगे क्या करना है? वही जो आपका पारिवारिक बिजनेस था उसमें जाना है, या कहीं कोई आपके मन में कल्पना थी प्रशासनिक सेवाओं में और जाने की, या अध्यापन में आने की, या पत्रकारिता में जाने की? ये जब विषय परिवर्तन किया आपने? हाँ, जब विषय परिवर्तन किया तो हमारे मन में ऐसी विचार था कि अभी 1 आध साल तो और मेडिकल के लिए दे सकते हैं, क्योंकि 12th साइंस से होना चाहिए मेडिकल के लिए। तो हम मेडिकल भी देते रहे, पर वो आधे अधूरे मन से की गई तैयारी थी। फिर हमने कहा आर्ट साइड से पहले बीए करें, बीए करने के बाद फिर सिविल सर्विस को क्रैक करेंगे। और फिर हम सिविल सर्विस के लिए हमने सीरियसली काफी प्रयास किया, और उसी दौरान में फिर जब हम सीरियसली तैयारियां कर रहे थे बीए पास करने के बाद में, फिर लोगों ने कहा कि भाई तुम्हारे हिस्ट्री अच्छी है और आईएएस में बड़ा अच्छा रहेगा, और हिस्ट्री सब्जेक्ट आप ले लिए। तो फिर हमने हिस्ट्री में एमए में प्रीवियस एमए पार्ट 1 हमने प्राइवेट भर दिया। तो जब प्राइवेट भर दिया तो उसमें हमारे 70% से करीब ज्यादा नंबर आए। तो फिर लोगों ने सलाह दी अब प्राइवेट क्यों कर रहे हो, तुम रेगुलर हो जाओ। फिर हमने रेगुलर एडमिशन ले लिया। तो एमए फाइनल हमने हिस्ट्री में आगरा कॉलेज में ही एडमिशन लिया।
और उस समय जो हमारे टीचर्स थे, बाद में फिर वो जयपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने। वहाँ डॉक्टर रामनाथ थे, प्रोफेसर साहब थे, वो वहाँ आगरा कॉलेज से ही गए थे। और आगरा के बहुत से लोग ज्यादातर जयपुर आसपास की तरफ ही जाते थे। तो मेरा कहने का ये है कि फिर जब एमए कर लिया तब भी हम उसकी तरफ जा रहे थे, और साथ साथ में मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और ये प्रांतीय सेवा सर्विस के और आईएएस के, ये दोनों इम्तिहान दे रहे थे। और एक सिस्टम ऐसा था कि हम आरएएस का भी इम्तिहान दे रहे थे और एमपीपीएससी का भी दे रहे थे। तो उसमें डेटें थोड़ी अलग हुआ करती थी। तो कोटा सेंटर रखा था हमने आरएएस का, और उज्जैन रखा था हमने एमपीपीएससी का। तो हम रात की बस से शाम को इम्तिहान दे करके उज्जैन निकल जाते थे। उज्जैन में हमारी बुआ रहती थी, और कोटा में हमारे बालूगंज के एक बहुत प्रतिष्ठित परिवार थे, गणेश शंकर विद्यार्थी से जुड़े रहे थे। उनका बड़ा बेटा रवि श्रोमणी वहीं कोटा में वकील थे, तो उनके घर पर रुकते थे, और फिर ये अप डाउन चलता रहता था। इसी दौरान में मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के कंपटीशन में सफलता मिल गई थी हमको, और हमने इंटरव्यू फेस किया था। उसी साल में हमारे पिताजी का स्वास्थ्य और पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से निधन होने की वजह से वो गाड़ी फिर रोजी रोटी पर आ गई, क्योंकि हमारे पास कोई और पूंजी नहीं था। तो फिर कमाने की दृष्टि से हम आ गए कि अब तो कोई रास्ता नहीं है। छोटे छोटे भाई बहन, हमारे 2 छोटे भाई, विधवा माताजी और बहनें। पिताजी ने सिर्फ एक, हमारी छोटी बहन थी हमसे, उसकी शादी कर पाए थे वो, और तो पूरा परिवार। तो पहले समस्या ये थी कि पहले भाई भोजन की व्यवस्था की जाए, पहले सबसे पहले खाने पीने की व्यवस्था की जाए। बिल्कुल। ये पढ़ाई तो बात की बात है। उस समय हमें लगा कि पढ़ाई और अच्छी नौकरी एक लग्जरी है, जीवन की पहली आवश्यकता नहीं है। पहली आवश्यकता है कि अपने आप को आप जिंदा रखें, सरवाइव करें। और अगर आप सरवाइव हैं, अगर आप जिंदा हैं, तो और लक्ष्य भी प्राप्त कर लेंगे। और आपके सामने आपका परिवार ही डिस्टर्ब हो गया, आप ही खत्म बिल्कुल। हो गए, तो वो सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। तब हमारे सामने रोजी रोटी की समस्या थी। हम एमए में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। बायोडेटा को कोई पूछा नहीं था। सिफारिश आज की तरह से उस समय भी बहुत सिफारिशें चलती थी। क्लर्क के लिए भी हमने अप्लाई किया यूनिवर्सिटी में, सिफारिश भी लगवाई, और फिर कोई व्यवस्था नहीं हो रही थी। तो एक हमारे मित्र थे, उन्होंने कहा भाई इनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो उन्होंने अपने एक दूसरे मित्र से कहा। तो उन्होंने कहा भाई फिलहाल तुम ऐसा करो, हमारी दवाइयों का बंडल डॉक्टरों की दुकान पे पहुंचाया करो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, लाओ कुछ तो पैसे मिलेंगे। तो उन्होंने एक साइकिल दी, और अपना वो दवा अपनी देते थे। यहाँ पे कमला नगर में रहते थे वो, लोनावाला से केवल धाम आश्रम से अटैच हो करके लौट करके आए थे। उन्होंने अपनी फार्मा कंपनी खोली थी। हमें, हमारा काम था कि उनके ऑर्डर की सप्लाई करना, जैसे आजकल जोमेटो वाले बच्चे जाते हैं। हाँ 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 हाँ। तो हाँ, उस डॉक्टर को कफ सिरप देना है, क्योंकि वो उस समय का वही जमाना था। तो हमारा काम, बीच बीच में साइकिल पंचर हो जाती थी, फिर पैदल चलना पड़ता था। तो ये स्थितियां चली। फिर स्थितियां उसके बाद में, उससे हमारी 150 रुपए की, 125 रुपए की इनकम हो पाती थी। ये आप कौन से सन की बात कर रहे हैं? लगभग कब की बात होगी ये, एमए जब आपने किया? और ये सन 80 के आसपास की बात थी। उससे उससे पहले हमने फिर कुछ ट्यूशन भी पढ़ाए। होम ट्यूशन के लिए हम घर घर जाते थे। कई लोगों को 4-5 ट्यूशन भी पकड़ लिए थे। और वो साइकिल ली, और साइकिल ला करके घर में कई बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया। और ट्यूशन के बाद में फिर ये दवा वाला वो कुछ ही दिन का क्या, क्योंकि हमारे लायकिंग का काम नहीं था। और उसी दौरान में
एक योजना निकली थी LIC में कैरियर एजेंट की, कि आप कैरियर एजेंट बनिए और कैरियर एजेंट बनने के साथ में लोगों का बीमा कराइए, और उसके पहले महीने में आपको 150 मिलेंगे, दूसरे महीने में 200 मिलेंगे, फिर 250 मिलेंगे। कैरियर एजेंट योजना चालू हुई थी। हाँ 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 हाँ। तो उसमें वो एक टेस्ट हुआ, टेस्ट में हम लोग पास हो गए, और उसमें पास होने के बाद में हमने फिर बीमा कराना शुरू किया लोगों का। पर हमें लगा कि ये काम कुछ हमारे मतलब मन माफिक नहीं है। मतलब एक व्यक्तित्व में ऐसा था ना कि जिस काम के लिए हम जाएं तो मतलब कुछ मन का नहीं लगा, मतलब कोई फिर संतोष नहीं हुआ, जो जॉब सेटिस्फेक्शन अपन कहते हैं वो आपको नहीं मिला वहां पे, नहीं मिला। फिर क्योंकि एक आपके टूरिस्ट अंदर तो गाइड की कुछ। जी हाँ, बताइए। फिर एक टूरिस्ट गाइड का था कि भाई आप टूरिस्ट गाइड बन जाइए। तो टूरिस्ट गाइड का एक एग्जाम हुआ, कंपटीशन हुआ, उसमें भारत सरकार की तरफ से योजना थी कि पहले टूरिस्ट गाइड का एग्जाम होगा। तो लोगों ने कहा भाई कई टूरिस्ट गाइड हैं, बड़ी अच्छी पोजीशन में हैं, तुम टूरिस्ट गाइड बन जाओ। तो हम टूरिस्ट गाइड बन गए, सिलेक्शन हमारा हो गया था। अच्छा। सिलेक्शन होने के बाद में फिर हमने देखा टूरिस्ट गाइड का काम कमीशन बाजी भी था। दुकानों पे जाओ तो भाई आपको वो कमीशन मिलेगा। फिर वो हमने कहा ये भी हमारे मतलब का काम नहीं है भाई। तो मतलब हमें एक संतुष्टि नहीं हुई। बहरहाल हमारे साथ के कई लोग गाइड बन गए, और आज भी जो यहाँ पर आगरा गाइड एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है शमसुद्दीन, वो हमारे बैच का ही था। और वो कहते हैं अरे वहां चलेंगे, जयपुर जाते हैं, यहाँ जाते हैं, सब जाते हैं। मैंने कहा भाई ठीक है। मतलब वो अ, अब ये है कि भाई हिंदू का मिले नहीं और किसी का खाए नहीं। तो फिर स्थिति ऐसी थी ना कि भाई रोजी रोटी की समस्या थी। फिर उसी दौरान में जब हमने MA कर लिया, तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, आप PhD के लिए एनरोल हो जाओ यहाँ पर। तो PhD के लिए सीटें नहीं थी उस समय भी। तो फिर उस समय दौरान में हमने दो 2.5 साल तक आगरा कॉलेज में हिस्ट्री के हम अतिथि प्रवक्ता भी रहे, और हमने हिस्ट्री को वहां पर क्लास लेते थे। तो जो सीनियर टीचर थे वो अपना काम हमें ही डाल देते थे, भाई तो हमारी भी क्लास ले लो, इनकी भी ले लो, इनकी भी ले लो। तो ये जो परंपरा थी चली आई थी, उससे ये हुआ हमारा ज्ञान वर्धन हुआ। लोग कहते भाई तुम्हारा बहुत शोषण हो रहा है। एक बहुत बड़े सीनियर प्रोफेसर थे और बहुत बड़े थे, और उस समय जो प्रिंसिपल थे हमारे आगरा कॉलेज के, वो सत्यनारायण दुबे थे। और वो इतने कठोर थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट माने जाते थे। उनके भाई हाई कोर्ट में बाद में जज बने। और फिर वो तो कहने का मतलब है, एक दिन तो वो प्रिंसिपल साहब आ गए चेक करने के लिए कहाँ का क्लास चल रही है। अब वो एक्चुअल में क्लास थी बड़े सीनियर प्रोफेसर की, और वो उन्होंने हमें दे दी थी। तो हमें लेने उसी समय किसी और क्लास में मैं था। अब वो नीचे आ गए, तो उन्होंने कहा कि भाई चलो ऊपर चलते हैं, ऊपर राउंड लेते हैं। तो आगरा कॉलेज के ऊपर वाले विंग में गए, और उस कमरे में एक भी छात्र नहीं था, पर वो कमरा बंद था। तो पर वो सीनियर प्रोफेसर ने इतनी धमक से कहा कि देखिए साहब सब क्लासेस चल रही हैं, सब चल रही हैं। अब मैं घबरा रहा था, मैंने कहा अंदर तो कोई है ही नहीं, क्लास कौन सी चल रही है। पर मैं चुप रहा। मैंने कहा मुझे क्या जरूरत है। तो फिर वो चले गए इंस्पेक्शन करके। फिर मैंने कहा साहब वो तो खाली था। अरे तो रहने दो, खाली था तो क्या हुआ, आप चले गए होंगे बच्चे उस समय। मैंने कहा वाह साहब, ये कॉन्फिडेंस था। तो उस कॉन्फिडेंस के साथ में फिर हम वहां से निकले। निकलने के बाद में आगरा में फिर एक विकासशील भारत अखबार चालू हुआ था। वो अमर उजाला के एक रिश्तेदारों ने कंपटीशन में ईर्षा में चालू किया था, और गोपाल नारायण व्यास उसके संपादक रहे थे। वहां हम 250 या 300 रुपये महीने पर फिर हमने वो अखबार ज्वाइन किया। वहां तो से अखबार पत्रकारिता में जाने के लिए आपको कहाँ से आइडिया आया? स्वयं आप गए या किसी ने आपको सलाह दी, या वो क्या क्या मतलब कारण थे कि आप टीचिंग से उधर मुड़ते हैं? नहीं, वो एक एक्सीडेंटली था। उन्होंने कहा भाई तुम बड़ा अच्छा लिख लेते हो, बड़ी अच्छा वृत्तांत सुना देते हो,
तो एक हमारे मित्र बोले कि भाई 200-250 रुपए मिल जाएंगे यहाँ पे। मैंने कहा भाई हमारा तो कोई तजुर्बा है नहीं। अरे बोले यही तजुर्बा है, बस तुम जो देख रहे हो वही रिपोर्ट कर दिया करो। तो मैंने कहा ठीक है साहब। तो हमने कहा ठीक है, वो हमें उनसे बातचीत करा दी मालिक से। बांके बिहारी अग्रवाल मालिक थे वो, विकासशील भारत, और बहुत अच्छा चला और उसने अमर उजाला को बड़ी टक्कर दी हमारे सामने, और हमने वहां नौकरी करी। उसी जमाने में पायलट बाबा आए हुए थे जो बड़ा भूमिगत समाधि लगाते थे, और पायलट बाबा के नाम से पूरे इंडिया में इंटरनेशनल धमाका हो रहा था। अभी 1 साल पहले ही उनका शांत हुआ है शरीर, और उन्होंने वहीं हमारे छावनी क्षेत्र में ही एक समाधि लगाई कि मैं भूमिगत समाधि लगा रहा हूँ। हमने सबसे पहला स्कैंडल उन्हीं को एक्सपोज करने का किया कि क्या समाधि हो रही है, क्या हो रही है। और फिर उन्होंने कहा कि भाई मैं समाधि से निकलूंगा, मेरे अंदर बहुत ऊर्जा होगी, मुझे कोई छुए नहीं, अगर किसी ने मुझे छुआ तो वो विद्युत बल्ब की तरह जल जाएगा। अरे मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं। और हम रोज ऐसी रिपोर्टिंग कर रहे थे। उस रिपोर्टिंग से विकासशील भारत का सर्कुलेशन बहुत बढ़ा, बहुत बड़ा। मैं ये कहना चाहूंगा कि उस समय का बड़ा स्थापित अखबार अमर उजाला था, उसको बड़ा ही भय उत्पन्न होने लगा कि भाई ये इसकी रिपोर्टिंग बढ़ी जा रही है, इसके ब्लैक में जा रहे हैं। तो पायलट बाबा समाधि से निकले, तो समाधि से निकलते ही मैं भी डर गया था। मैंने कि ऐसा ना हो ऐसा करंट लग जाए। तो मैंने पहले उनपे ताजे गुलाब के फूल फेंके। मैंने कहा गुलाब का फूल जला तो नहीं है, या कुछ उसमें गर्मी तो नहीं आई है, मुरझाया तो नहीं। मैंने कुछ नहीं। फिर थोड़ी 2-4 फेंकने के बाद में बाबा को समझ में नहीं आया कि ये क्या। मैं टेस्ट कर रहा था, लिटमस टेस्ट। तो फिर मैंने बाबा को छू लिया। मैं छू लिया, बाबा छू लिया। ओ हटो 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 हटो। और वो फौरन एक मचान पे ऊपर चढ़ गए। मचान पे चढ़ गए तो वहां देखा, देखो ये वायुसेना के हवाई जहाज आ रहे हैं मुझे सलाम करने के लिए। और देखिए सब लोग को पता लग गया बाबा हैं। बाबा अपने को बताते थे कि वो एयरफोर्स के पुराने विंग कमांडर रहे हैं। खैर उनका एक इतिहास होगा, गूगल पे देखेंगे पायलट बाबा तो सब मिल जाएगा। उनसे हमारा बहुत तकरार हुआ, फिर प्रेम भी हुआ। और फिर मैंने कहा बाबा ये आपकी वजह से नहीं आ रहे हैं, ये 26 जनवरी की जो रिहर्सल होता है उसकी चल रही है ये। और उसके लिए ये आगरा एयरफोर्स का बहुत बड़ा सेंटर है, इसलिए ये अपनी परीक्षा ले रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, आपसे कोई मतलब नहीं है। तो एक्चुअल में पता लगा कि वो पूरी बहुत बड़ी जमीन थी। उस जमीन पर कुछ लोग मिलकर के कब्जा करने के चक्कर में थे। आजकल उसी जमीन पर आगरा छावनी बोर्ड ने पंचवटी गेस्ट हाउस बना दिया है, और वो आगरा में सेंट जॉर्जेस स्कूल के पीछे और मेहर टॉकीज के ठीक सामने है। वो जमीन बच गई। बाद में हमारी उसी 2-3 स्टोरियां इस तरह से हुई। तो फिर एक हमारे मित्र थे जो अभी भी हैं, थे क्या मतलब हैं, और वो अच्छे मित्र अनिल शुक्ला जी थे। वो अमर उजाला पहुंच गए थे। वो भी हमारे साथ विकासशील में थे, और विकासशील से वो चले गए वहां अमर उजाला में। तो उन्होंने कहा अरे तुम यार इसको छोड़ो, इस सेठ को छोड़ो, दूसरे सेठ के पास आ जाओ। मैंने कहा भाई हमारी तो जान पहचान है नहीं, और हम तो साइकिल वाले लोग हैं। तो उन्होंने की मैं बात कर लेता हूँ। तो उन्होंने की साहब हमें लाना है, उसको पकड़ के लाना है। तो उन्होंने 50 रुपए ज्यादा पे हमको ऑफर किया, और हम 50 रुपए में जा करके अमर उजाला हमने ज्वाइन कर लिया। और फिर अमर उजाला के साथ में हम प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ गए। और उसके बाद में हमारी जो भी ऊंचाइयां हैं या आज तक की स्मृतियां हैं, आज भी काफी लोग जो हमें पुराने मिल जाते हैं पूरे देश भर में। शर्मा जी, विकासशील भारत में कितने वर्ष तक काम किया आपने? मैंने विकासशील भारत में काम किया था करीब 1.5-2 साल के साथ। 1.5-2 साल। तो जैसा आपने कहा कि अमर उजाला को टक्कर दी, तो निश्चित ही अमर उजाला के जो भी उनके स्वामी थे, मालिक थे, उनको लगा होगा कि एक ऐसा युवा जिसने विकासशील भारत में जाकर अमर उजाला को टक्कर दी है, तो इसका हमारे यहाँ रहना ज्यादा अच्छा है। हाँ यही था, इसके पीछे यही था। उन्होंने बताया
क्योंकि जो पायलट बाबा की रिपोर्टिंग थी तो वो पहले अनिल शुक्ला और हमने ही करी थी। तो उन्होंने कहा साहब मैं तो ऊपर के ही देख रहा हूँ, ऑफिशियल क्या हो रहा है, अधिकारियों क्या हो रहा है, नीचे की ग्राउंड रिपोर्टिंग तो ये गिरजा ही ला रहा है और इसी की बहुत बड़ी पकड़ है। और बाबा ने कह दी थी कि भाई ऐसा करना, मैं समाधि में चला जाऊं तो इसे पेड़ से बांध करके पिटाई करना। अब वो चूंकि मेरे इलाके में ही हो रहा था, मुझे सब लोग जानते थे, मेरा घर पास में था बालूगंज में ही, बालूगंज वो इलाके में ही सारा चल रहा था। तो मुझे लोगों ने बता दी बाबा यूं कह रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई, आप सुन लिया करो और इसकी बात को बुरा मत मानो। और फिर एक बार क्या हुआ कि सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में मुझे बाबा मिल गए, आज से करीब 10 साल पहले। जब 10 साल पहले बाबा मिले सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में, मंच पे बैठे थे, बड़ी भीड़ थी दिल्ली में। तो मेरे एक मित्र थे और वो मुझे वहां ले गए कि आज भाई एक बहुत बड़े संत का समागम हो रहा है और बड़ी धर्म संसद हो रही है और सारे लोग हैं। और वो मित्र थे मेरे, चार्टेड अकाउंटेंट थे और बड़ा अच्छा काम करते थे और जैन समाज के बड़े प्रतिष्ठित लोगों में थे। मैं चलो भाई, तो एक और हमारे मित्र थे पवन जैन साहब, उन्हीं के घर पे ये चर्चा हुई। तो हम तीनों लोग, वो हमें ले गए वहां पे सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम, हम ग्रेटर क्लास में उस समय उनके यहाँ रुके हुए थे। तो जब वहां गए तो मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी भीड़ में सेंटर में बाबा बैठे हुए थे और मैं करीब उनसे मिल रहा था 15-20 साल बाद। और बाबा ने मुझे देखा और वहां से चले गए, बाबा भाग गए। अच्छा। उन्होंने कि आज भी कोई कांड करेगा ये आदमी। वो उसका डर अभी जबकि तक मैं बैठा तब हुआ से था। छोड़ चुका था, मैं एकेडमिक्स में आ चुका था, कोई मतलब नहीं था। फिर बाद में एक हमारे और मित्र हैं, उन्होंने कहा कि उनका बहुत बड़ा आश्रम बन गया है उत्तराखंड में, आप चलना मेरे साथ में, आपको बहुत याद करते हैं। पर उनके बाद में मुझे दर्शन के लाभ नहीं हुआ, तो या मतलब ऐसा सहयोग नहीं बन पाया। अभी पिछले साल ही पायलट बाबा, आप गूगल पे देखेंगे, बड़ा नाम रहा है साहब उनका। जी जी। और सबसे बड़ी स्टोरी को सब सारे देश विदेश में उनका नाम था। उन्हें कहीं शिकस्त मिली थी तो आगरा में ही मिली थी। अच्छा, फिर आप अमर उजाला में लगभग कितने वर्ष रहे? मैं अमर उजाला में करीब मेरे, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जब मैं अमर उजाला में गया उसी साल इंदिरा जी का बलिदान हुआ था। उसी 84 साल की हुआ बात है था। फिर? हाँ 84। 84 में। और अच्छी सप्लीमेंट बात। निकला था, और सप्लीमेंट का इवनिंग में निकला था। और इवनिंग में उसमें हमने बड़ी, पहली बार हमारी परीक्षा हुई कि हम सप्लीमेंट निकाल सकते हैं, कि उस जमाने में बहुत बड़ी बड़े काम होते थे। और उसके बाद में जब मैंने देखा कि यहाँ वास्तव में ही बहुत काम था, क्योंकि उस जमाने में उत्तर भारत में जो बड़े अखबार थे वो 3 गरीब लोगों द्वारा चालू किए गए थे। डोईलाल जी भी बहुत गरीब परिवार से थे, उधर जागरण के मालिक पूर्णचंद जी भी एक सामान्य परिवार के थे, और भास्कर के मालिक द्वारका प्रसाद जी, वो भी एक मतलब उस स्तर के नहीं थे। और कुलिस जी राजस्थान पत्रिका के, और उधर पंजाब में जाएंगे तो हिंदी में पंजाब केसरी। तो हिंदी बेल्ट में अमर उजाला वेस्टर्न यूपी में और उत्तराखंड में, उस समय उत्तराखंड नहीं बना था, नंबर 1 था। और आगरा और बरेली से ही छपता था। जब मैंने अमर उजाला छोड़ा था तो मुरादाबाद से चालू हो गया था, मेरठ से चालू हो गया था और देहरादून चालू होने वाला था। और उसी समय जितनी भी सारी चीजें थी, जितने मेरे कॉन्टेक्ट्स हुए, अभी मनमोहन जी मिले, का निधन हुआ, ये नरसिंगर आपके साथ आए और मेरी उनसे चर्चा हुई, तो बड़े लो प्रोफाइल में सूट बूट पहने आए थे। और वो एचआरडी मिनिस्टर थे नरसिंगर राव, रामटेक से आ रहे थे वो, तो उन्हीं के प्लेन में थे। तो हमने इनसे बातचीत की, तो तब मुझे पता लगा वो बहुत ही शर्मीले थे। और उन्होंने कहा, मैंने कहा था उस समय शेयरों का बड़ा उद्यम चल रहा था कि शेयर से इतने पैसे हो गए, बढ़ गए, और ये फाइनेंस के प्रमुख थे। तो मैंने कहा साहब कितने शेयर हैं आपके? सब लोग आगे चले गए थे, मैं ही और वो मनमोहन जी लो प्रोफाइल में चल रहे थे पैदल।
ताजमहल में। तो बोले यार हमें तो पता भी नहीं रहती क्या शेयर है, और हम तो शेयरों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मेरे पास खुद कुछ शेयर नहीं है। तब मुझे लगा कि देश का इतना बड़ा अर्थशास्त्री मेरी तरह ही है, मतलब सारी चीजें होने के बावजूद भी जो नहीं, टॉप सही पोजीशन बात है। पे बैठा उनके हुआ विनम्रता और उसके किस्से अभी अखबारों में काफी छपे हैं, आप सही कह है। रहे जी हैं जी कि जी प्रधानमंत्री के रूप में। लेकिन शर्मा जी, जब आप अमर उजाला में रहे जी। तो आपकी बड़ी अच्छी पारी रही, काफी लोगों से मिलना जुलना रहा। अरे बड़ी जबरदस्त साहब, कोई मुकाबला नहीं, आप हाँ, तो फिर समझिए। आपके मन में शिफ्ट करने का क्यों आया, मतलब टीचिंग में जाने का विचार कहाँ से आया? और तब तक वो आपने अमर इतिहास में उजाला का एमए तो किया था। कार्य अमर उजाला का कार्यकाल तो ऐसा रहा कि उसी की वजह से आप समझिए यूनिवर्सिटी, उसी की वजह से उस समय तो आप समझिए कि एक बार अब ये कहना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक कोई बड़ा आदमी ना माने तब तक उसकी बात नहीं करनी चाहिए। आज के भारत सरकार के कई मंत्री हम्म। उस समय जो उत्तर प्रदेश सरकार में नेतागिरी कर रहे थे और सारे लोग कर रहे थे, सब मेरे घर आते थे। और वो छोटे से मकान में, जहाँ पे कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, जहाँ सारी चीजें नहीं थी, फिर भी आते थे। वो सिर्फ मेरे से मिलने नहीं आते थे, उनको ऐसा लगता था कि मैं एक चीफ रिपोर्टर हूँ, मैं क्रैक रिपोर्ट देता हूँ। और फिर उसी के दौरान में एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सुनीता टंडन कांड हुआ था। और वो सुनीता टंडन कांड ये था कि उस जमाने में भारतीय जनसंघ में एक मौजूद अली बेग साहब थे, जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड थे। वो वहाँ प्रोफेसर थे, और वो उस समय जनसंघ में आ गए थे। मतलब ये अर्ली स्टेज की है कि जिस समय, और उसी समय के नेता हमारे एक राज्यपाल हैं जो अभी भी राज्यपाल हैं, वो भी बेग साहब, और एक और सज्जन थे उनके साथ में, प्रोफेसर थे। तो उन दोनों लोगों पर एक शिकायतें आई थी, और वो शिकायतें हमारे एक मित्र थे पवन जैन, जिन्होंने मंगलायतन यूनिवर्सिटी बाद में बनाई थी, वो नवभारत टाइम्स के थे। तो उन्होंने कहा कि भाई एक यहाँ पे बड़ा कांड हुआ है और कोई हिम्मत नहीं कर रहा उसको एक्सपोज करने की। वो सुनीता टंडन थी, रिसर्च स्कॉलर के मॉरल टर्पिट्यूड से मतलब संबंध में थी। तो वो स्टेज को मैंने जा करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उस स्टोरी को क्रैक किया, और क्रैक करने के बाद में ही एएमयू में कुल मिलाकर के सर्कुलेशन एकदम बढ़ा। और एक तरह से वो स्टोरी कई देशों में जाके छपी, और कई अंग्रेजों ने उसको लिया। और एक और स्टोरी क्रैक हुई, वो न्यूरो सर्जन थे एक आगरा में, उनके द्वारा अर्ली 84-85 में एक ऑपरेशन किया गया था, जिससे एक महिला थी रानी नाम की, सिंधी परिवार से थी, उनकी हरकत आ गई थी पैरों में हाथों में, उनकी स्टोरी क्रैक हुई। तो काफी मतलब नहीं, वो तो खैर हमारी आपकी, स्टोरी से। नहीं शर्मा जी, आपकी इतनी लंबी इनिंग रही है तो निश्चित रूप से आपके पास कहानियों का खजाना है। लेकिन जी मेरी जिज्ञासा यह है कि इतना संतुष्ट आप रहे वहां रह करके, और इतना आपका व्यापक संपर्क हुआ, फिर अनायास आपको टीचिंग में जाने की कैसे सूझी? और तब तक, जब तक आप अमर उजाला में रहे, आपने जैसा बताया इतिहास के विद्यार्थी थे, जी लेकिन आपने कई विषयों में एमए किया, पत्रकारिता में भी किया। तो वो आपको मोटिवेशन या वो इच्छा, चूंकि इतनी लंबी आपकी इनिंग पत्रकारिता में, फिर अनायास कोर्स करने का और फिर एकेडमिक्स में जाने का, ये क्या कॉम्बिनेशन था? वो कॉम्बिनेशन का बड़ा सीधा गणित था। वो सीधा गणित यह है कि जो उस समय के जो मालिकान थे हमारे अमर उजाला के, वो माननीय, और अब इस समय तो स्मृति शेष है, डोरीलाल अग्रवाल जी, उनके जो बीच के पुत्र थे अनिल अग्रवाल साहब, वो अमर उजाला के प्रधान संपादक थे। और वो बहुत स्नेह करते थे मुझे। और मैं आपको एक और जानकारी दे रहा हूँ, इतना स्नेह करते थे कि मेरे पास साइकिल थी, और साइकिल के साथ में ही मैं रिपोर्टिंग करता था शुरू में, और पहनने के अच्छे कपड़े भी नहीं थे। तो सबसे पहले उन्होंने बड़े संकोच के साथ में कहा, भाई तू ऐसा कर, तो मेरा ये छोटा भाई है भैयू, जो अजय अग्रवाल, जो उनका संपादक, स्थानीय संपादक थे, बाद में जिन्होंने डीएलए चलाया,
अभी भी हैं वो लोग। तो इसका एक तो स्कूटर ले भाई, तू अमर उजाला का रिपोर्टर है, तू जाता है तो कम से कम रिप्रेजेंट तो कर, और साइकिल की गए स्कूटर पर जा। और बुरा मत मानियो, मेरा एक शादी का सूट पड़ा हुआ है, और अगर तेरे को अगर आपत्ति ना हो तो मैं तो मोटा हो गया हूँ, तो तू वे सूट को सही करा लियो, जो पैसे लगेंगे वो भी मैं दे दूंगा, और जो तू आराम से पहन के जाएगा, जरा ठीक ठाक से जाएगा। अमर उजाला का रिप्रेजेंटेटिव है भाई, तू क्या कर रहा है? तो बेगर हैज नो चॉइस। मैंने कहा ठीक है भाई, आप दे देना सर। तो वो थैले में बड़ा सम्मान के साथ में जब सब लोग चले गए, तो उन्होंने मुझे सबसे ज्यादा घर पे छोड़ा। वो अपनी गाड़ी में घर जाने से पहले पहले मेरे को घर पर ड्रॉप करते थे। तो फिर जाते समय उन्होंने वो थैला मुझे दिया, बोले थे तू अपने हिसाब से सेट करा लियो, और पैसे वैसे की चिंता मत करियो। और हुआ ये था कि आगरा में एक डीआईजी थे प्रकाश सिंह, जो बाद में बीएसएफ के डीजी बने, और आजकल आप देखते होंगे नेशनल चैनल पे वो सबसे पहले आते हैं अपना बयान देने के लिए, आईपीएस प्रकाश सिंह, आप गूगल करेंगे तो वो डीआईजी थे, हमारे घर के पास ही रहते थे, अभी भी कोठी है डीआईजी की। तो उनसे मैंने इंटरव्यू अपॉइंट किया। तो मैं साइकिल पे जा रहा था, और साइकिल पे ही सीधा उनके ऑफिस पहुंचा। वो खिड़की में से देख रहे थे मुझे। जब मैं साइकिल पे उतर के और सीधा उनके ऑफिस में गया, उन्हें बताओ मैं आया हुआ हूँ। तो पहले तो वो समझ नहीं पाए साइकिल पे कौन आ रहा है। अब उन्होंने वो मेरा इंतजार कर रहे थे, बड़ी उत्सुकता थी उन्हें कि भाई कौन सा पत्रकार आ रहा है जिसके इतने जलवे चल रहे हैं। तो वो खिड़की में से देख रहे थे, अपने आप को मन स्थिति में तैयार कर रहे थे, और उन्होंने कहा अरे ये तो साइकिल वाला लड़का है। तो उन्होंने कि यार तुम साइकिल पे चलते हो? मैंने क्या हुआ साहब? और मेरे कॉन्फिडेंस से बड़े प्रभावित हुए। तो हो सकता है कि उन्होंने वो बात उस समय हमारे मालकानों को तक पहुंचाई हो या किसी से कही हो, क्योंकि उसके बाद में ही फिर उन्होंने अपना स्कूटर दे दिया। उस समय का वो स्कूटर था, लंबरेटा स्कूटर था। और फिर वो लेकर के हम लोगों ने काम किया। फिर एक बार संगमा साहब आए। संगमा साहब उस समय श्रम मंत्री थे, और उन्होंने फिरोजाबाद में छापा डाला। वो छापा मेरी ही रैकी पर डाला गया था, बाल श्रमों के ऊपर। और उससे पहले जो गुजरात विद्यापीठ की कुलाधिपति थी इला भट्ट, बड़ा नाम है इला भट्ट, देखेंगे, उनसे हमारी बड़ी घनिष्ठता हो चुकी थी। वो राज्यसभा की सदस्य थी, राजीव जी ने बनाया था। इससे पहले वो आई थी, तो मैंने उनको वो कूड़ा बीनने वाली लड़कियों पर और जो छोटे छोटे गरीब लोग हैं उनके ऊपर एक अनुसैया नाम की मैगजीन निकालती थी। अभी डेथ हुई है 1 साल पहले। मैं गुजरात विद्यापीठ में गया था, तो विनोद पांडे जी के साथ में उनके पास भी मिलने गया था, बड़ी खुश हुई थी वो। और तो कुलाधिपति थी वहां की। तो बोले यार बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। और फिर वो उनके मन में स्नेह था, मेरा तो किसी से कोई लगाव दुराव रहा नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि उनकी स्टोरी के बाद में जब उन्होंने राजीव गांधी को रिपोर्ट दी कि भाई वहां तो बड़ा फिरोजाबाद में बाल श्रम चल रहा है और सारे लोग कर रहे हैं, तो संगमा साहब ने छापा डाला, और छापे में मैं उनके साथ था। और आपको बताऊं, एक फैक्ट्री ऐसी थी जो हमारे मालिकों के रिश्तेदार की थी, वहां मेरी पिटाई होने से बची। पिटाई होने से पहले मेरे कैमरामैन का कैमरा छीन लिया गया, क्योंकि वो सब बड़े पूंजीपति लोग थे और बड़े पावरफुल लोग थे। और मेरे फिरोजाबाद से आगरा हेड ऑफिस पहुंचने से पहले उनकी कारें मेरे कार्यालय के सामने सब खड़ी हुई थी। मैं घबरा रहा था, वो कह रहे थे हम इनके रिश्तेदार हैं, उनके मालिकों के रिश्तेदार हैं। तो मैंने सबसे पहले पहुंच के अपने चैम्बर में अपने प्रधान संपादक अनिल जी को फोन लगाया। मैंने कहा साहब ये सब आ गए हैं, इन्होंने तो हमारी बड़ी बेइज्जती कर दी है, अब मुझे मालूम है खबर छपेगी नहीं, अब मैं खबर ना लिखूं या लिखूं, क्या कर रहे हैं? तो मैं आपको, वो व्यक्ति की डेथ हो गई, तो उन्होंने मुझे फोन पर ही उनके बीच में कहा तो उससे किसी ने मना करा है? मैंने कहा नहीं, तो तुम अपना काम करो, और कह के फोन रख दिया। उस आदमी की बोल्डनेस आज तक मुझे कोई नहीं मिला, बोल्डनेस आदमी।
और उन्होंने पहली पेज पे मेरे नाम से खबर लगाई और न कहा हमारे ये हुआ, जबकि वो सारे लोग ये बता रहे थे कि हम इनके रिश्तेदार हैं, ये हैं। तो फिर वो कहते थे यार तेरी वजह से जो रिश्तेदार हमें पहचानते नहीं थे वो भी पहचानने लग गए। पहले हमें कहते थे ये गांव वाला बनिया है, क्या करेगा। पास का में दाऊजी बलदेव जगह है जहाँ के बलदेव भाई वाइस चांसलर साहब रहने वाले हैं, तो वहां से बनिए आ गए यहाँ पे अखबार चला रहे हैं, क्या करेंगे, उठावनी छापते हैं। तो फिर उन्होंने कहा तेरी वजह से हमें सब बनिए जानने लग गए हैं, अब थोड़ा सा करंट आ रहा है। और ये दुख की बात है कि वो जब जा रहे थे तो कॉन्टेसा में उनका एक्सीडेंट में डेथ हुई। उस यात्रा में मुझे भी साथ जाना था, लेकिन मैं स्वास्थ्य की वजह से उन्होंने ही खुद रोक दिया था। मालिक के कहने से नौकर तो जाएगा ही, पर उन्होंने ही फिर रोक दिया था, अच्छा चल तू सुबह आकर के अखबार देख लेना, और मुझे बरेली आकर के फिर मुख्यमंत्री के साथ हेलीकॉप्टर से जाना है। और वो कंटेसा का पहला एक्सीडेंट था जिसमें माननीय श्री अनिल अग्रवाल जी का निधन हुआ और ड्राइवर भी उनकी डेथ हुई। और वहां से मेरा एक तरह से ये सेकंड लाइफ चालू हुई, क्योंकि या तो मैं भी बच जाता या वो भी बच जाते। तो एक ऐसा सिचुएशन था। अब आपके मूल प्रश्न पे आता हूँ कि मैं कैसे गया एकेडमिक्स में कैसे आया। हाँ, तो उस समय क्या था कि आगरा यूनिवर्सिटी में जो कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हिंदी एवं विद्यापीठ है भाषा विज्ञान का, वहाँ जो हमारे डायरेक्टर साहब थे वो वो इतना गौरवशाली संस्थान रहा है। आप तो वहां गए हैं, रामविलास शर्मा जी वहां डायरेक्टर रहे वहां, और बड़े बड़े सुनाम धन्य रहे हैं वहां। विद्यानिवास जी उस समय डायरेक्टर थे और विद्यानिवास जी का पूरे देश भर में नाम था। और वो एक नवोन्मेषक थे, दूरदृष्टा थे। मैं अभी भी उनको प्रणाम करता हूँ। और उन्होंने एक कल्पना के साथ में वहां कोर्स तैयार कराया था। बोले भाई अंग्रेजी अखबारों के लिए तो बहुत से मिल जाते हैं और हिंदी अखबारों के लिए भी एक पत्रकारिता का कोर्स चलना चाहिए। तो उस कोर्स के लिए या KMI में सबसे उपयुक्त रहेगा और यहाँ पर ही हम चलाएंगे और उससे हिंदी अखबारों को अच्छे बच्चे मिलेंगे। एक उनकी कल्पना थी। और वो उस समय डोईलाल जी का पत्रकारिता में अमर उजाला में बहुत ही हिमालय के स्तर का सम्मान था। क्या मुख्यमंत्री, क्या गवर्नर, क्या वो, और वो विश्वविद्यालय की फाइनेंस कमेटी के मेंबर थे और उनकी कोठी पर ही सारी मीटिंगें होती थी, वो कभी यूनिवर्सिटी नहीं गए। और भाई गवर्नर आ रहा है तो पहले उनसे मिलने जा रहा है, मुख्यमंत्री आ रहा है उनसे मिलने जा रहा है। तो उन्होंने जब विद्यानिवास जी ने कास्ट किया तो उन्होंने कहा कि भाई हमें एक आध अच्छा ऐसा वर्किंग जर्नलिस्ट मिल जाए तो एक अच्छा रहेगा मामला। तो इसकी भनक जब अनिल जी को लगी तो उन्होंने कई बार तो प्रोजेक्ट रिएक्ट कर दिया। उन्होंने कहा यार हमें अखबार बंद कराना है अपना, कुछ अच्छे लड़के हैं, अभी हमारा काम चल रहा है, तो मान ले जाओगे तो ये यहाँ क्यों काम करेगा। तो वो सूत्रपात वहां से हुआ। वहां से होने के बाद में फिर सिचुएशन ऐसी आई कि अनिल जी की ही डेथ हो गई एक दुर्घटना में। तो जितना स्नेह और जितनी फ्री कमांड उन्होंने दी हुई थी, जितनी लक्ष्मण रेखाएं थी, वो एक ऐसी थी कि उनसे बौद्धिक स्तर पर, सात्विक स्तर पर, और मैं उनको प्रणाम करता हूँ और मैं कभी भूल भी नहीं सकता हूँ कि आज मैं जो भी कुछ हूँ उस व्यक्ति की ही बदौलत हूँ। और उनकी जब जाने के बाद में वो एक माहौल में परिवर्तन आया, और माहौल परिवर्तन हो ही जाता है, व्यक्ति से संबंध रहते हैं तो। और उसके बाद में फिर हमने यूनिवर्सिटी में लेक्चरर का इंटरव्यू दिया और लेक्चरर के इंटरव्यू में हमारे जो सिलेक्शन कमेटी के लिफाफे थे वो लिफाफे खो दिए गए या खो गए, जैसा कि सारे देश की यूनिवर्सिटियों में चलता है। और उस पहले तो हम रिपोर्टर के रूप में यूनिवर्सिटी को देखते थे, फिर हमें समझ में आया कि भाई अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि वाइस चांसलर का टर्म खत्म हो रहा था और वो वाइस चांसलर थे
वो, और उसमें लिफाफा हमारे साथ हमारे एक मित्र हैं देव स्वरूप, उनका भी था। तो हम दोनों ने इंटरव्यू दिया था, दोनों के लिफाफे अन्य 12 लिफाफों के साथ खो गए थे। तो उस समय भारत सरकार में चंद्रशेखर साहब की प्रधानमंत्री थे, और देव स्वरूप जी के बड़े भाई हैं, वो हमारे मित्र हैं, अभी भी अब राज्यसभा के सदस्य हैं, माननीय रामजी लाल सुमन। तो उस समय के वीसी साहब ने कहा कि भाई तो हमें यूजीसी का चेयरमैन बनवाओ। तो मतलब अच्छी अच्छी बातें होती हैं। तो उन्होंने खैर यूजीसी के चेयरमैन के जो पैनल था, देव स्वरूप जी के बड़े भाई साहब ने उनका नाम तो डलवा दिया था, पर वो जब अंतिम सूची के लिए नाम गया तो फिर मनमोहन सिंह का टिक हुआ था। तो उस समय मनमोहन सिंह यूजीसी के चेयरमैन बने थे। फिर उनका कार्यकाल वृद्धि नहीं, तो वो लिफाफे खो गए। फिर नया वाइस चांसलर आ गया, तो जैसा नया प्रिंसिपल आता है तो पुराने प्रिंसिपल को समझता नहीं है। खैर अब वो फिर स्थितियां होती रही। फिर हम लोगों को पुराने वाइस चांसलर ने एक अपॉइंटमेंट अंतरिम दे दिया था कि भाई आप जा करके ज्वाइन कर लो, और बाद में जब लिफाफे आपके खुल जाएंगे तो हो जाएगा। तो मैंने और देव स्वरूप ने साथ साथ यूनिवर्सिटी में कदम रखा, और एक साथ में ही हमने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। और देव स्वरूप जी अच्छे पदों पर हैं, राजस्थान में चौथी बार वाइस चांसलर हैं, और अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे पारिवारिक मित्र हैं। और उसके साथ में फिर मैं यूनिवर्सिटी में आ गया, और यूनिवर्सिटी के बाद में फिर वो सारी प्रक्रिया आप जानकारी में है या जी। तो यूनिवर्सिटी में आप रहे, तो आपने फिर पढ़ाई के दौरान ही मास कॉम में पीजी किया था, या उसके पहले कर चुके थे आप? क्योंकि आपने मास कॉम, हिस्ट्री और हिंदी और कई विषयों में एमए की उपाधि ली है। हाँ, मैं जब अमर उजाला में था तो अमर उजाला के दौरान में जो सबसे बड़ी बात थी, मास मीडिया कोर्स चालू किया था एज ए पीजी डिप्लोमा। वो विद्यानिवास जी ने चालू कराया था जी। और उस कोर्स को मैंने किया था, मास मीडिया, पोस्ट एमए डिप्लोमा इन मास मीडिया। और इसी दौरान में मैंने एमए हिंदी किया था प्राइवेट, एमए पॉलिटिकल साइंस किया। और जब मैं वहां नियुक्त हो गया तो नियुक्त होने के बाद में फिर मैंने कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में किया। और उस समय मेरा परिचय रमेश जी से हुआ। रमेश जी उस समय वो नया विभाग खोले थे, तो वो पहले से परिचित थे कि भाई आप तो वहां हो, विभाग अध्यक्ष हो। मैंने कहा हालांकि अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बेसिकली एमए हिस्ट्री और उसमें था। और जो मेरी पीएचडी है, पीएचडी की भी बड़ी रोचक कहानी है। पीएचडी मेरी 85 में पीएचडी की थी, और मेरा पीएचडी का विषय वीर सावरकर का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। उस समय सावरकर एक 440 बोल्ट थे, और उन्हें कोई छूने को तैयार नहीं था। और बड़े बड़े लोग, अरे साहब इस पर क्या करोगे, ये तो उस समय जमाना दूसरा है। पर मैंने उस संबंध में इंदिरा जी से भी बातचीत की थी, और पत्रकार के रूप में मेरा सब जगह आना जाना रहता था। तो उनका नहीं, वेरी गुड वॉरियर एंड प्रिंस ऑफ द ऑल द रिवोल्यूशनरीज, वो कहती थी। तो फिर खैर वो एक प्रभा मंडल है या स्थिति है। और मेरे जो गाइड थे वो आदरणीय है, और जिनकी स्मृति शेष है, आर्य समाज के बहुत बड़े लीडर, उस समय के इजराइल के प्रवक्ता, और इनके आर्य मोहम्मद साहब के साथ में वो जेल में भी रहे। उसमें डॉक्टर मंगाराम जी थे। मंगाराम जी बहुत बड़ा नाम है, और आर्य समाज पे उन्होंने बहुत काम किया है, वो मेरे गाइड थे। तो फिर मैंने वो वीर सावरकर पर पीएचडी की, और उस पीएचडी के बाद में उस जमाने में सेल्वर जेल और बाकी जो भी उनके घटना स्थल के लोग हैं, आज तो वीर सावरकर पिछले मोदी जी के समय से सब लोगों में परिचय हो गए हैं। उस समय काफी विवाद में और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, वो एक जी। अलग कहानी है।
तो फिर आप टीचिंग में रहे तो आपने कई नए प्रयोग भी किए, विशेषकर आपने कम्युनिटी रेडियो शुरू किया, उससे जुड़े हुए कई आयोजनों में देश भर में भी आप गए। तो अब इस समय आप पत्रकारिता में भी रहे, शिक्षण में भी रहे, तो कैसे इस सारे परिवेश को देखते हैं इस समय आप? क्योंकि कई विश्वविद्यालय में आपका जाना हुआ, अकादमिक कार्यक्रमों में आपका जाना हुआ, तो आज आपका किस तरह का चिंतन हमारे इन पाठ्यक्रमों को लेकर के और पत्रकारिता को लेकर के है, इसके बारे में कुछ बताएं। एक और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो सबसे बड़ा एक्सपोजर ये रहा कि जब मैं अमर उजाला में ही था तो एक हमारे JN शर्मा साहब, जिनको हम लोग हमारे मामा जी थे, और वो अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के साउथ ईस्ट एशिया के ब्यूरो चीफ थे जी। और उनका दिल्ली में हेडक्वार्टर था। जर्मन पत्नी थी, उनकी पत्नी ने और सोनिया गांधी ने एक साथ इंग्लिश की क्लासें ली थी इंग्लैंड में। तो उनके साथ में मेरा इतना जुड़ाव था कि उन्होंने मुझे नॉर्थ इंडिया का अमेरिकन ABC न्यूज अमेरिका का करस्पॉन्डेंट बना दिया था। और जब भी देश में जो बड़ी खबरें होती थी उसमें मैं सहभागिता करता था। तब मैंने देखा कि एक इंडियन प्रेस या वर्नाक्युलर प्रेस और फॉरेन करस्पॉन्डेंट की क्या वैल्यू है। वो वैल्यू आज भी है, पिछले दिनों में भी थी और आगे भी रहेगी। उनके हिसाब से ही जब जिस समय राइट्स हुए थे, तो जिस समय बड़ी बड़ी चीजें चल रही थी, तो लोगों ने जो जिन दंगों से लेके जितनी चीजों को दिखा रहे थे, उस समय अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन भी एक बहुत बड़ी था। तो अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग के जो शर्मा साहब थे, उनका PM हाउस में इंदिरा जी के साथ में बड़ा क्लोज था। जब वो वहाँ उनके साथ टूर पे जाते थे तो वहां के किस्से बताते थे। मैडम पूछ रही है मैं साड़ी में अच्छी लग रही हूँ कि नहीं, भाई मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ में जाऊंगी, शर्मा बताओ आप कौन सी साड़ी पहनूं, क्या करूं। तो वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में जो लोगों के साथ में रहते थे। और जब चंद्रशेखर बने प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने पहले ही आकलन करके बता दिया था इनकी एक्सपायरी डेट मैक्सिमम 1 मंथ है। तो मैं बड़ा आश्चर्य में रहा कि भाई ये किस तरह से आकलन करते हैं। फिर इसी तरह से जो राम मंदिर मूवमेंट था उसमें भी उन्होंने आकलन किए। तो जो उनके पैरामीटर्स होते हैं, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस काफी होते हैं, पर वो बेसिक स्टोरी वर्नाकुलर प्रेस से उठाते हैं। मैंने जब अमर उजाला छोड़ा था तो बहुत बड़ी स्टोरियां क्रैक करी थी। उसी समय अरुण सरोरी ने इंडियन एक्सप्रेस छोड़ा था, पर जो अरुण सरोरी की स्टोरी थी या और भी स्टोरियां थी, बेसिक वो नीचे से उठाते हैं। स्पेशली इस बेल्ट के लोग हिंदी अखबारों से, साउथ के लोग साउथ के प्रेस से उठाते हैं। पर चूंकि हम लोगों का एक्सपोजर नेशनल लेवल पर नहीं होता है, संसद में किसकी बात होती है, जो एक अंग्रेजी भाषा में छप रहा हो। तो जो मूल प्रश्न आपका था ना, किस तरह से एक्सपोजर हुआ, तो उनकी वजह से मैंने देखा इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में किस तरह से काम चल रहा है। एक का वाक्य बता रहा हूँ आपको। रामानंद सागर भी खाना खा रहे थे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में और हम भी खाना खा रहे थे। तो उन्होंने उनसे स्ट्रिक्टली, मेरे साथ एक वाइस चांसलर थे और एक और सज्जन थे, उन्होंने रामानंद के पैर छुए तो मैं भी झुक गया। तो मुझसे उन्होंने डांटा, आई एम योर होस्ट और ही इज योर होस्ट। मैंने कहा साहब आप ही लेके आए हो। तो बोले ये दो लोगों को तो मैं जानता हूँ, इनका तो कोई मॉरल नहीं है, ये पैर छू रहे छूने दो, पर गिरजाशंकर क्यों पैर छू रहा है इसके, रामानंद सागर के। तो मैंने कहा सॉरी, आई एम सॉरी। बोले ये क्या है, इसने 1940 में किताब लिखी थी और इंसान मर गया। और फिर उन्होंने रामानंद को बुलाया, सुनो इधर आओ, तुमने किताब लिखी थी 1940 में आई थी और इंसान मर गया, और तुम उस समय घोर नास्तिक थे, कम्युनिस्ट की तरफ जा रहे थे,
बात तुमने रावण बना के, उसके दोनों लड़के भी साथ थे, वो बेचारा जान बचा के भागा रामानंद साहब। तो उनसे मुझे एक मतलब स्वाभिमान के साथ जीना, अपनी अभिव्यक्ति को बिना संकोच के कहना, और सारी लोगों में एक्सपोजर की भावना के साथ में काम करना, और वो मेरे एक्सपोजर और मेरी ड्रेसिंग से बहुत प्रभावित रहते थे। वो जब भी आगरा स्टोरी हो रही है, कुछ हो रही है, तो वो कहते थे देखो गिरिजा से बात कर लो, उससे बात कर लो। तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। अमेरिकन बाद में फिर वो डाइस वैले DW जर्मन रेडियो टेलीविजन से अटैच हो गए थे, और फिर उसी दौरान में जब वो चल रहे थे तो डोभाल साहब से भी मेरा परिचय हुआ। और जो मैं कहना नहीं चाहूंगा कि अभी तक वो बड़े आदमी है, मैं तो बहुत ही छोटा आदमी। उन्होंने अपनापन दिया, और फिर हमने उनको अपने विश्वविद्यालय में मानद उपाधि के लिए 5 साल में तैयार कर पाए हम। अगर यार मेरे पास टाइम नहीं है, और फिर हम समझते नहीं थे। अच्छा, वो इतने सहजता के साथ में संबंध बनाने में रहते थे हम, और उसके साथ में कि हम समझते नहीं थे कि उनके पास क्या क्या जिम्मेदारी है, क्योंकि एकेडमिक्स में आने के बाद में तो 5 साल लगे। तो हमारे यहाँ कन्वोकेशन हुआ, कन्वोकेशन में वो आए, और रामनाथ कोविंद जी भी आए थे। तो तब हमें पता लगा कि NSA क्या होता है और उसकी क्या क्या होती है। हमने कहा ये बहुत बड़े आदमी भी कैसे मिल रहे हैं, और हमारी बेटी की शादी में और उससे लेकर के सारी चीजों में उन्होंने जो जो किया वो कोई ऐसी कहने वाली बातें नहीं है। पर हमें पता लगा कि हर स्तर पर, जैसे अब आप हैं मीडिया सिस्टर, बहुत से चले गए, आए चले गए, कोई बात नहीं है। अब आपने जब रिफ्रेशर कोर्स करा रहे थे तो सामान्य रूप में सभी करा लेते हैं, पर जहाँ विपरीत परिस्थितियां हो, जहाँ पता लगे रेल बंद है, बस बंद है, संकट हो रहा है, ये आएगा कि नहीं आएगा, उस समय आपके प्रबंधकीय कौशल और चुंबकीय व्यक्तित्व की पहचान होती है। तो उसमें आप खरे उतरे। फिर एक ऐसा हुआ कि भाई जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन के कोर्स में गया है एक तरफ नहीं गया है, और इतने रिफ्रेशर कोर्स, इतने इंटर्न कोर्स जितने आपके कार्यकाल में हुए वो सब खत्म हो गए, अब इतिहास की बातें होगी। तो उसी दौरान में फिर एक हमारे वाइस चांसलर साहब आए, फिर बोले कि यार कम्युनिटी रेडियो लगाना। उस समय बड़ा मुश्किल था कम्युनिटी रेडियो लगाना। बिल्कुल। उसकी कमेट जोशी जी राजस्थान के IPS थे, हमारे यहाँ गवर्नर थे। तो फिर हमारे बड़े मैं स्मरण करना चाहूंगा, बहुत अच्छे संबंध थे उनसे हमारे। और BL जोशी जी। फिर उसके बाद में BL जोशी साहब, और BL IPS जोशी साहब IPS थे, और वो एक तरह से नवल किशोर जी ने उनको काफी एक्सपोज कराया था। बाद में नवल किशोर जी जब गुजरात में गवर्नर रहे थे तो मैं उनका नॉमिनी रहा 5-6 साल तक, और उस कार्यकाल में मोदी जी मुख्यमंत्री थे, और उनसे कई बार मुलाकातें होती थी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो जिस सिलेक्शन कमेटी में था वहाँ गुजरात ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, जो वाइस चांसलर बाद में पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बने, जिन्होंने अभी कुछ दिनों पहले इस्तीफा दिया है। हमारे तभी मित्रता हुई। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हर स्तर पर निराशा का भाव नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं सिल्वर लाइनिंग है, और हमें निराशा में डूबना नहीं चाहिए। और जब इतने सरल होते हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि भाई भानावत जी इतने सरल होंगे, या जोशी जी इतने सरल हैं, डोभाल साहब कितने सरल हैं, और जो बड़े बड़े लोग इतने सरल हैं। मैंने वो भी देखा है जब नवल किशोर शर्मा जी और हम साथ साथ बैठे रहते थे, वहीं माननीय मोदी जी भी आते थे। उनकी पत्नी का वहां निधन हुआ था गांधीनगर में। तो सेवा भाव वो सारी चीजें उस समय की, और अंतर कथाएं भी थी। तो मैं नटसेल में ये बताऊंगा कि जो हमारे कुलपति थे उनको पता लग गया था कि भाई इनके रिसोर्सेस हैं, और कम्युनिटी रेडियो उस समय बड़ा मुश्किल था। तो उन्होंने मुझे टास्क दी कि भाई ये
चालू होना है और इसमें ये जो सज्जन है वो आपकी मदद कर सकते हैं। श्रीधरन जी, श्रीधरन जी से मेरे पहले से ही संबंध थे। वो जर्मन जो JN शर्मा साहब मामा जी थे, उनके मित्र थे, तो उनके साथ हमारा खाना पीना सब होता ही रहता था। हम रेगुलरली दिल्ली जाते रहते थे, तो उनसे मुलाकात होती रहती थी। तो फिर वो उस सिलेक्शन कमेटी में वो भी थे। जौहरा चटर्जी, जो नूरुल हसन साहब थी, उनकी बेटी IAS, और वो चटर्जी से शादी की थी, तो जौहरा चटर्जी थी, वो हमारे बोर्ड की चेयरमैन थी मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग में। तो उनके कई सवाल थे और फिर वो उन्हीं की वजह से हमको 2010 में कम्युनिटी रेडियो आगरा की आवाज के नाम से मिला, और वो नाम भी मैंने ही दिया, आगरा की आवाज। और आप समझिए उत्तर प्रदेश में इतनी 3 दर्जन से ज्यादा यूनिवर्सिटियां हैं, सरकारी यूनिवर्सिटियों में आज तक उसके बाद में कोई कम्युनिटी रेडियो लग नहीं पाया, क्योंकि उसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है, सारी चीजें होती हैं, और फिर बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हम बता रहे हैं, और हम बताने के साथ में भी ये है कि किसको बता रहे हैं। एक तो बात करें तो किससे करें। अब आप में ये कला है, आपका चुंबकीय व्यक्तित्व है कि आपने वो समय नहीं निकाल शर्मा के जी, सुन के बुलाया। बहुत अच्छा लगा। कहाँ एक छोटे से गांव से निकला आपका परिवार, जी आटे की चक्की पर बैठने वाला वो बालक किस तरह से संघर्ष करता हुआ जी अपनी आजीविका के जी लिए, जी जी और अखबारों में रहते हुए शिक्षण के क्षेत्र में इतने युवाओं का आपने भविष्य बनाया, इतना उनको एक्सपोजर दिया। निश्चय ही आपके ये सारे प्रयत्न जो हैं, यूं आपसे कई वर्षों का, दशकों का संबंध है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें आपके जीवन की, आपके व्यक्तित्व की, वो आज इस बातचीत के माध्यम से हमारे सामने आई। और इस संवाद का लक्ष्य भी यही है कि जिन मित्रों ने काम किया अपने अपने क्षेत्र में, उनकी उस पूरी संघर्ष, क्योंकि हम उन पोजीशंस पर पहुंचते हुए तो उनको देखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो उनकी पूरा संघर्ष रहा है उसका एहसास नहीं कर पाते हैं। तो यही बात महत्वपूर्ण। और अंतिम प्रश्न कि जब आपने इतना संघर्ष किया, जीवन को इतने निकटता से देखा, आजकल हम देख रहे हैं हमारे युवाओं में कई बार हताशा और अवसाद की स्थिति आ जाती है। तो जो विद्यार्थी मीडिया में आ रहे हैं, उनके सामने नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नए चैलेंजेस आ गए हैं, तो आप क्या कुछ उनके बारे में सोचते हैं, या किस तरह से उनको आप मोटिवेट करना चाहेंगे कि वो अपने लक्ष्यों में, उद्देश्यों में सफलता प्राप्त कर सके? देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि कोई भी चीजें अंतिम नहीं होती हैं, जी और कोई भी ऊंचाई के बाद में फिर एक और ऊंचाई होती है, और जी कभी भी निराशा का कद इतना बड़ा नहीं हुआ है जो छोटी सी आशा से बड़ी हो सके। आशा हमेशा बड़ी ही रहेगी, चाहे कितनी ही बड़ी निराशा हो। इसलिए चाहे असफल हो या असफलता की पराकाष्ठा पे जाएं या नहीं जाएं, या आप कहीं भी जाएं, कैसे भी जाएं, लेकिन आपको अपना विवेक और जीवन, इसके प्रति हमेशा सचेत रहना है। अब मैं आज की एक खबर पढ़ रहा था कि AI का जमाना आ गया है। वो बच्चा सो रहा था, रात को ही AI ने उसके नाम से 1000 जगह एप्लीकेशन दे दी, और सो के उठ नहीं पाया, सोते सोते 50 लोगों का इंटरव्यू आ गया। तो ये जमाना नया डेवलपमेंट है कि आपको एप्लीकेशन भी देने की जरूरत नहीं है, आपको अपना बायोडाटा बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो मित्रों, AI के इस जमाने में सारी चीजें हो रही हैं, और चैट जेटएप सब आ जाएगा। पर मैं अपने मित्रों से यही कहता हूं कि आप घबराइए मती, AI के बारे में मत घबराइए, क्योंकि ये तो अपने आप में पहले ही कह रहा है कि मैं कृत्रिम हूं, आई एम आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल वो हमेशा रहेगा, और उसके ऊपर आपका विवेक विजय होगा। मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी कक्षा में हैं, किसी जॉब में हैं, और किसी भी जगह हैं, तो ये मत समझिए कि ये एंड हो गया। ऐसे तो मेरा कई बार एंड हुआ है, और फिर मैं राख की चिंगारियों से फिर उठ करके आ गया हूं। तो अगर एंड हो जाता, और अभी भी मैं चल ही रहा हूं, अभी भी मैं स्वस्थ हूं, और उसके दौरान में
जो युवा पीढ़ी है वो ये ना समझे कि मैं सिविल सर्विस नहीं बन पाया, मैं मेडिकल में नहीं जा पाया, मैं इंजीनियर नहीं बन पाया, तो मैं क्या कर पाया, तो वो घबराए नहीं। हम लोग 100 लोगों में नहीं है जिनके 13 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए गए हैं। हम लोग तो बिल्कुल सामान्य लोगों में है। हम तो रोज लड़ेंगे, रोज आगे बढ़ेंगे, और घबराना तो है ही नहीं। ये जॉब नहीं तो कोई और जॉब। और ये देखिए, आप पूरे देश के सारे पूंजीपतियों का आप आंकड़ा ले लीजिए, और उसमें हमारे जो ओनर्स ऑफ द न्यूज़पेपर इंडस्ट्री है उनका भी आंकड़ा ले लीजिए। वो एक इंडस्ट्री है, ये मान के आप पहले दिन से चलिए। किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट ने या किसी भी क्रिकेट प्लेयर ने या किसी भी विश्व सुंदरी ने, किसी भी हीरोइन ने, और किसी भी बड़े इंडस्ट्री के मालिक ने या किसी भी अखबार के मालिक ने अपनी लड़कियों की शादी किसी पत्रकार से नहीं की है। आप पूरे देश में देख लीजिए जी। इसका मतलब है कि वो हमेशा ये नहीं, समझते हैं लेकिन कि हमारी अमिताभ बच्चन पूंजी की शादी एक जी पत्रकार की बेटी से हुई है। हाँ, मैं एक अपवाद तो कहीं भी होंगे, आगे भी होते अपवाद है, रहेंगे, बाकी नहीं है जी। पर आप एक आंकड़ा निकाल के रखिएगा। हो जी जी सकता है कि आई बिल्कुल। मे बी रॉन्ग। नहीं नहीं, सही कह रहे हैं। मेरा मेरा कहना ये है, आने वाली पीढ़ी से और भी रास्ते हैं, और भी चीजें हैं, लेकिन पूंजीपतियों की तरफ तो सभी बढ़ रहे हैं। हीरोइनें भी पहले उन हीरो के साथ में शादी नहीं कर रही हैं, वो किसी पूंजीपति को देख रही हैं। और रवीना टंडन, जिनके पिताजी हमारे आगरा में ही पैदा हुए, आगरा के ही रहने वाले हैं, और प्रियंका चोपड़ा, जिसको मैं तब से जानता हूं जब से इसके पिताजी क्लिनिक बरेली में चलाते थे, और जब से मैंने इसका इंटरव्यू लिया था। और ऐसे बहुत से लोग जो अपने क्लास में बड़े लद्दड़ रहे, वहां फिर ये सारा ज्ञान अलग हो जाता है कि आप मेहनत करिए, मेहनत करिए। मेहनत तो 99% लोग करते हैं, पर 1% ऐसे होते हैं जो सिर्फ भाग्य का खाते हैं। चाहे वो मेरे साथ के लोग हों, चाहे मेरे उसके हों, पर उससे हमें निराश नहीं होना है। हमें मुस्कुराना रहे। मेरा हर गम निराला है, मेरा हर चलन निराला है। लोग जिन हादसों में मरते हैं, मैंने उन हादसों को पाला है। वाह, क्या बात है। आपने बिल्कुल सही कहा। युवाओं के लिए उस निराशा में आशा का संचार, अवसाद में नहीं डूबे, निरंतर संघर्ष करते रहें। किसने सोचा होगा कि डॉक्टर्स के पास दवाओं का पैकेट पहुंचाने वाला वो युवक अपने इसी संघर्ष, मेहनत और उन्हीं के शब्दों में कुछ भाग्य, उसके आधार पर शिक्षण के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में वो नए प्रतिमान कायम करेगा और आने वाली पीढ़ी उनका अनुसरण करेगी। आज की हमारी युवा पीढ़ी इन्हीं कुछ मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं कुछ विचारों को ध्यान में रखते हुए निरंतर आगे बढ़ती रहे। गिरिजा शंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही इमोशनल ढंग से आपने जीवन के न जाने कितने प्रसंग पत्रकारिता से जुड़े, अपने जीवन से जुड़े, जिस सहजता के साथ, जिस इमोशन के साथ हमारे साथ साझा किए हैं, निश्चय ही हमारे को न सिर्फ रोमांचित करते हैं बल्कि कहीं ना कहीं एक प्रेरणा भी देते हैं। बहुत बहुत आभार। आप इसी प्रकार से स्वस्थ रहते हुए अपनी जीवन यात्रा को अकादमिक रूप से, प्रोफेशनल रूप से, पारिवारिक रूप से इसी प्रकार निरंतर आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, मैं आपको ये और बता दूं, उत्साह तो हमेशा बना रहना चाहिए। मैं बिल्कुल। आपको बता दूं, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में इतनी नकल होती थी, और हम और देव स्वरूप नए नए टीचर बन के गए थे, और एक जगह हमारी ड्यूटी लगा दी गई, तुम देखोगे तो हमने कुंटलों नकल निकलवाई। फिर हम दोनों से ही घबराते थे। तो हमेशा ये नहीं है कि जो स्थापित जिस आपने कई क्षेत्र में बार नाम लोग लिया हैं, डॉक्टर देव स्वरूप जी का। उनके नेतृत्व में काम करने का मुझे भी मौका मिला है। उनकी कार्य पद्धति, उनकी जी जी प्रशासनिक क्षमताओं को बहुत निकटता से देखा है। निश्चय ही मुझे लगता है जब दो मित्र जो एक आदर्शवादी हैं और निरंतर कमिटेड हैं अपने कार्यों के लिए, यदि ऐसे कोई जी जी शिक्षक जी और प्रशासक देश को मिल जाएं तो निश्चय ही उद्धार होगा देश का और समाज का। जी जी जी। सही कह रहे हैं आप। तो चलिए शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
और फिर नहीं इसी नहीं, मंच पर आगे आपने इंटरव्यू के लिए योग्य समझा, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत आभार। नहीं, आपसे इतना लंबा वो रहा मेरा संवाद, तो हम कोशिश करते हैं कि जो मीडिया शिक्षक है उनके माध्यम से उनके जीवन के बारे में हम कहीं जाने। आपने समय दिया, एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।